तीसरा दिन है। आज हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सीबीएसई की ओर से जो आयोजित होना है उस प्रोग्राम के लिए। आज अपने विद्यालय का तीसरा ये सत्र है, तीसरे दिन का और पहला सत्र है ये इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग किस तरह से क्लास में हम जब खुश रहेंगे तो बच्चे खुश रहेंगे, उस अनुसार हम पढ़ा सकेंगे। टॉपिक भी वही है कि हैप्पी टीचर क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। आप यदि प्रसन्न होंगे तभी आप बच्चों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। इसलिए क्लास में आने से पहले कहा भी गया है कि अपने सारे जो भी समस्याएं हैं उनको बाहर ही छोड़ना है, बाहर छोड़ के गेट के अंदर प्रवेश कीजिए और विद्यालय में बिल्कुल हैप्पी आप रहेंगे हैप्पी, तभी बच्चे आपके पढ़ाए हुए बातों को समझेंगे खुशीपूर्वक। तो आज अपने बीच अपने विद्यालय के आचार्य श्री धर्मेंद्र जी हैं। आज आपको इस सत्र में धर्मेंद्र जी बताएंगे किस तरह से आप खुश रहकर और बच्चों को भी खुशीपूर्वक पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आइए धर्मेंद्र जी। आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी टीचर क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे कि हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं और हैप्पी रहते हुए हम पठन पाठन का काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन, इस सत्र का उद्देश्य क्या है? ये सत्र जो हम करने बैठे हैं, जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? दिस प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट greater awareness in the teachers of the importance and the pathway of to be happy। ये जो हम प्रोग्राम, ये जो हम टॉपिक लेके चले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है टीचर्स के बीच में जागरूकता पैदा करना कि हमारे लिए खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसका पाथवे यानी हमको निर्देश क्या हो सकता है, कैसे हम खुश रह सकते हैं। Therefore, a happy teacher can integrate happiness in all teaching learning process of the classroom, which will in turn foster happiness among students। एक हैप्पी टीचर ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को खुशहाल बना सकता है क्लासरूम के अंदर, और इसलिए हम उसके पोषक होते हैं। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे हमारे स्टूडेंट खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा मैटर है कि हम कैसे खुश रहेंगे, और इसी बात पर आज हम विचार करेंगे कि खुश रहने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, आर यू हैप्पी और नॉट, क्या हम खुश हैं और खुश नहीं हैं। तो हमारे पास दो ही जवाब के ऑप्शन है, यस आई एम, नो आई एम नॉट। या तो हम खुश हैं या हम खुश नहीं हैं। अब हम खुश हैं या खुश नहीं हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारे कारण यही है हमारे पास कि आर यू ए टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। टीचर हम अपने चॉइस से बने हैं या हम बाय चांस टीचर बन गए हैं। अगर हम चॉइस से बने हैं तो हमारा गोल था, हमारा मोटिव था, इसलिए हम नाखुश, ऐसा सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर हम बाय चांस बन गए हैं तो यह प्रश्न उठता है कि हम खुश हैं या नहीं हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद बाय चांस टीचर बन गया, लेकिन बनने के बाद जब मैं ट्रेनिंग में गया पहल तो ये मेरा हमेशा दिमाग में रहता, इस बार भी था कि हम जहां जा रहे हैं उसमें हमको अडॉप्ट करना है। तो मैंने वहां ट्रेनिंग में भी जो कुछ सुना मैंने उसको अडॉप्ट किया कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और मैंने उसको अपना चॉइस बना लिया।
इसलिए मैं बाई चांस जाते हुए भी बाई चॉइस आज टीचर हूं और इसलिए मैं महसूस करता हूं कि मैं खुश हूं। व्हाट इज हैप्पीनेस ऑल अबाउट? जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से क्या है? आखिर हम हैप्पीनेस कहते किसको हैं? द हैप्पीनेस कोसेंट HQ is a concept that measures approximately the measure of happiness each person has achieved in his life. हर आदमी अपने जीवन में कितनी खुशी महसूस करता है, उसने कितना हैप्पीनेस अर्जित किया है, इसी के माप को हम HQ के नाम से जानते हैं और इसी को हम हैप्पीनेस कोसेंट भी कहते हैं। पहले जो हैप्पीनेस कोसेंट है, जिसका विचार आया हमारे पास कि हैप्पीनेस क्या है, तो पहली बार खुशहाली का संकल्प भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिग्मे वांगचुक द्वारा लाया गया। ये विचार पहले लाए वो, उनमें था 70 के दशक की शुरुआत से राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर जोर दिया गया तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम GNP के नाम से भी जानते हैं, की जगह सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH को अपनाया गया। वर्तमान में यानी 2021 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 149वां यानी 149 पोजीशन है। में कुल कितने देश हैं जिसमें 139वां 139 पोजीशन भारत को प्राप्त है। यानी खुशहाली में भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। हमसे अच्छी स्थिति में हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है और चाइना 84वें स्थान पर है। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि एक खुशहाल व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज एवं स्वस्थ तथा खुशहाल देश का निर्माण कर सकता है। यानी देश प्रोडक्टिव और खुशहाल तभी बनेगा जब इसके प्रत्येक नागरिक खुशहाल होंगे। हम जानते हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। देश के भविष्य को उचित वातावरण में तैयार करने, उन्हें शिक्षित करने, उनमें उच्च नागरिक मूल्यों की स्थापना करने की जिम्मेवारी शिक्षकों की होती है। बच्चे कल कैसे व्यक्ति बनेंगे यह बहुत हद तक शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक प्रसन्न चित्त हों ताकि ये खुशहाल कक्षा का निर्माण हो सके, और जब एक खुशहाल कक्षा का निर्माण होगा तो फिर हम एक खुशहाल देश का निर्माण भी कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में CBSE द्वारा यह इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि हमारे सभी टीचर इस बात में ट्रेंड हो, इस महत्व को समझें और खुशहाल रहें। हैप्पीनेस इज व्हेन, खुशी कब, हम कैसे खुश हैं इसका क्या पैमाप है, हम कैसे समझेंगे। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। यानी जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, ये सब अगर सद्भाव के माहौल में है, हम टेंशन में नहीं हैं, हम किसी चिंता में नहीं हैं, तो उस समय हम जो करेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, ये सभी हैप्पीनेस का प्रतीक होगा, हम खुश होंगे। विलियम आर्थर वर्ड्स के शब्दों में हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब, यह हमारे अंदर की कला है, हम कैसे खुश रह सकते हैं। और आगे हम ये देखेंगे कि सभी व्यक्ति अलग प्रकार के होते हैं, उनके खुश रहने के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, अगर हम खुश रहते हैं, खुशहाली शब्द आती है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में आ सकती हैं खुशहाली के लिए।
आप कागज कलम उठाइए और लिख लीजिए कि आपके दिमाग में खुशहाली शब्द से क्या क्या आता है। कुछ इंट्रोडक्शन मैं कर दूं आप लोग के लिए। फूड हो सकता है, हमको अच्छा खाना मिले हम खुश हो सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों से मुलाकात हो तो हम खुश रह सकते हैं। मनी, पैसा मिले तो हम खुश हो सकते हैं। फैमिली के साथ रहते हो तो हम खुश रह सकते हैं। स्लीपिंग, कुछ लोगों को सोने में आनंद आता है, मन भर सोने को मिले तो खुश रहेंगे। कुछ लोगों को बुक रीडिंग में अच्छा लगता है, बुक रीडिंग उनको मिले तो खुश होते हैं। कुछ लोगों को म्यूजिक में आनंद आता है, तब वो खुश रह सकते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। कुछ लोगों को वेकेशन यानी छुट्टियों में आनंद आता है, अवकाश मिले तो उनको खुशी मिलती है। या कुछ लोगों को पार्टी में भी आनंद आता है। तो हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं और इन सबको अगर एक लिस्ट में करना हो तो हमारे पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा सबका अलग अलग भी हो सकता है। इसके अलावा इससे आप और ज्यादा खुशी का निकाल सकते हैं कि हम और किन किन परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? जनरल डिफिनीशन। खुशी क्या है डिफाइन तो नहीं किया जा सकता पूर्णतया इसको, फिर इसका डिफिनीशन। हैप्पीनेस इज ए फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पॉजिटिविटी। यानी हैप्पीनेस क्या है? हमारे अंदर की फीलिंग है। कब? जब हम कोई पॉजिटिव वर्क करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं तो हमको अंदर से खुशी मिलती है। इसी का नाम हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। हम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो जॉय और कंटेंटमेंट, हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुशी हमको अंदर से मिलती है और इसी को हम हैप्पीनेस कहते हैं। इस बारे में मैं एक आध घटनाएं जो मेरे साथ घटी उनका जिक्र करना चाहता हूं। आज से 18 साल पहले घटना आपको याद है, 18 साल पहले की घटना। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था और 18 साल पहले आप लोगों को भी याद होगा कि सेशन उस समय जनवरी से स्टार्ट करता था, अप्रैल से नहीं। तो छुट्टी हो जाती थी 24 तारीख के बाद से, 3-4 को विद्यालय खुलते थे। इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश का बुखार होता ही है बच्चों पर। सारे बच्चे क्लास से लेकर बाहर तक जो मिला उनसे हैप्पी न्यू ईयर सर, मैरी क्रिसमस सारे बोलते गए। मैं उनको सेम टू यू कहता गया। मैं वहां 9th क्लास का क्लास टीचर था। 4 तारीख को विद्यालय खुला। मैं क्लास में जैसे ही किया, सारे बच्चे एक साथ खड़े हुए, हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने चुपचाप चौक उठाया, बोर्ड पर लिखा SHAME, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर, SHAME, सेम टू यू। मैंने बच्चों से पूछा मैंने क्या कहा, तो एक पहला वाला कि यार तुमको भी ध्यान से पढ़ो। एक को देखा तो कहा अरे इसका मतलब वो शर्म करो। तो क्या कह रहे हैं सर, अब सब चकराया। हम कहे कि हम इतने दिन से यही बोल रहे हैं, जब को तो हम यही बोल रहे हैं, सर चकराया क्यों? हम कहे कि देखो ठीक है ये नया साल है, नया साल तो इस साल ही ना अभी, लेकिन ये बताओ कि हमारा 9 वर्ष कब होता है? मुश्किल से 1-2 बच्चे बता पाए। हमने कहा अच्छी बात है तुम दूसरों का ले रहे हो, लेकिन ये तो वही बात हुई कि अपना माँ बाप को प्रणाम मत करो, दूसरे का माँ बाप को रोज प्रणाम करते रहो। ये कौन सा कल्चर है? पहले तुमको अपने बारे में जानना चाहिए, फिर दूसरे को भी मदद करो। अच्छी बात है दूसरे का भी मनाओ, लेकिन अपने बारे में क्यों नहीं जानते हो? बच्चों की उत्सुकता बढ़ी, उन्होंने पूछा, जानना चाहा और मैंने पूरी बात बताने में, क्योंकि सेशन नया था, क्लास का सब्जेक्ट पर भी कोई जोड़ नहीं था उस समय में, मैंने पूरे 3 पीरियड लिए और 3 घंटे में मैंने उनको ये बताया कि सूरज की चाल क्या होती है, चंद्रमा का क्या होता है, चंद्रमास क्या है, सौरमास से क्या है, हमारे साल कैसे बदलते हैं, 4 साल पर लीप ईयर क्यों लगता है, 3 साल पर 2 मास क्यों लगता है, इत्यादि जितने संभव बातें थी। 3 घंटे समझ सकते हैं पूरा मैंने उनका समय लिया। और काल फिर उनको मैंने हिंदी महीनों का नाम पूछा, 1-2 मुश्किल से बता पाए चैत वैसाख को। फिर उन्होंने लिखवाने का आग्रह किया, याद की, अगले दिन सुनाए। प्रोसेस अच्छा चला 3 दिन तक। और मैं इस बात को भूल गया, मैं ये बता के भूल गया कि इस साल 21 मार्च को हम लोग का 9 वर्ष है। अब ये जनवरी की बात है, 5-6 तारीख तक मेरा क्लास खत्म हो चुका था। 21 मार्च को मुझको खुद याद नहीं था, हकीकत यही है। मैं क्लास में जैसे घुसा, सारे बच्चे एक साथ खड़े हुए, 9 वर्ष मंगलमय हो श्रीमान।
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को मैंने इतना बना दिया, वो जो खुशी हमको आज भी मिलती है शायद वो खुशी से कम नहीं कि मेरा बेटा ज्वाइन किया। उससे ज्यादा हमको खुशी इस मामले में है कि बेटे का ज्वाइनिंग डेट हमको याद नहीं है, लेकिन हमने 4 को क्लास लिया था, 5 में बताया था, 21 को हमने बताया था, ये डेट आज भी हमको याद है। तो क्या है ये हैप्पीनेस? क्या हुआ? हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि मिली, हमको खुशी हुई कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो खुशी इसी का नाम है, और खुशी केवल पैसे से ही नहीं मिलती है। तो ये हुआ। दूसरा आपको एक और घटना बता दें, पूर्णिया में हमसे उस समय की घटना है। एक दिन मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे, अचानक एक बच्चा भागता हुआ आया, 20 साल 22 साल का लड़का होगा, आया, प्रणाम किया, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य सबसे हम समझ गए कि भैया ये जरूर कोई विद्यार्थी है। पूछा कि आचार्य जी आप तुमको पहचानते नहीं होंगे। अब मैंने एक कैसे कहूं कि मैं नहीं पहचानता हूं। मैंने बात घुमाई, मैंने कहा कि भैया क्या कर रहे हो आजकल? तो कहा कि आजकल तो हम पटना बीएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमको पहचानते नहीं होंगे। हमने कहा भैया भूल रहे हैं, बोलो। तो कहा कि देखिए हम इसलिए आप नहीं पहचानते हैं कि हम बैक बेंचर्स थे, सबसे पीछे बैठते थे हम, और इसीलिए कोई आचार्य लोग हमको पहचानते नहीं थे। 8 क्लास में आप कभी कभी आते थे, आपका क्लास 9-10 में था, लेकिन आप जब भी आते थे, जो आप कहानी के माध्यम से कुछ सुनाते थे कि है उसने मुझ पर असर किया। पढ़ाई वाले किसी ने पढ़ाया, मुझ पर असर नहीं हुआ, वो बातों ने मुझ पर असर किया, और मुझको प्रेरणा जगी पढ़ने की, और मैंने 9-10 से फिर पढ़ना शुरू किया। और आप जब क्लास लेने लगे मैथ से, मुझको ऐसा लगा हुआ, कहा कि मेरा एम है कंपटीशन देकर का अफसर बनना, जिसके लिए मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चुना है, लेकिन मैथ से उसके मुझको इतना लगा हो चुका है अफसर कि मैंने मैथ ऑनर्स रखा है, और साइड में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरा है। और मैं जब तक 2-4 सवाल बना रही हूँ, मैं सुबह का नाश्ता नहीं कर पाता हूँ। अब सोचिए उसकी बात सुनकर मुझको कितनी खुशी मिली हुई। मैंने तो कुछ नहीं किया था उसके लिए अकेले, लेकिन उसने पूरा हमको दे दिया। तो ये सुन के कितनी हमको खुशी मिली थी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो यही हमारे अंदर की खुशी, हमने कुछ अच्छा किया, ये फीलिंग हमको हो जाए, अंदर से हम महसूस करें, तो वही हमारा खुशी होता है। अभी भी हम पर डे क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ा दें, हम अंदर से बहुत खुश रहते हैं कि चलो हमने बहुत कुछ बताया है। Why is being happy so important? खुश होना इतना आवश्यक क्यों है? The fundamental reason why happiness is so important that it's extremely vital to our own goals in life and can help us achieve many other cherished personal ambitions and goals. खुश रहना हमारे लिए इतना आवश्यक इसलिए है कि हमारे जीवन के लक्ष्यों में जो हमारे सामने लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने में सहायक होता है, और इसके साथ साथ हम इससे रिलेटिव बहुत सारे एम्बिशन लक्ष्य को ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं जो हम निराशा की भावना में रहें तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Also by being happy, we have the potential to change many other lives just by being ourselves. और फिर हमारे अंदर इससे इतनी पोटेंशियल हो जाती है, हम खुश हैं तो, कि हम दूसरे को भी प्रभावित कर सकते हैं, दूसरों को भी खुश रहने में मदद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसके बारे में आपको देंगे बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक एक बार कोर्ट में थे, उन पर मुकदमा था, गए थे वहां, और उनके वकील साहब अभी नहीं आए थे। कोर्ट में जज साहब बैठ चुके थे, ये बहुत परेशान थे, लेकिन उनकी आदत थी परेशानी में भी छोड़ते नहीं थे अपना, कि हम बिल्कुल निराश हो जाए। तो उनकी परेशानी को देख करके बेचैनी से टहल गए थे। 2 एडवोकेट आए जो नए नए ज्वाइन किए थे, और उन दोनों ने आकर उनसे पूछा क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। उतने
विपरीत वातावरण में भी कि जज साहब बैठ चुके, वकील साहब अभी तक नहीं आए हैं, क्या होगा, जज कब क्या फैसला सुनाएगा, इनके मुंह से निकला। इनको खुश रहने की आदत थी। इन्होंने पूछा, ये बताइए एक सोडसी के लिए, यानी एक 16 साल की लड़की के लिए 20 साल के वर्ग के जगह पर 10-10 साल के 2 वर्ग कभी चल सकते हैं? और उनकी बात सुनना था कि वहां ठाके गूंज उठे, और तब तक इनके वकील साहब भी आ गए। तो हर विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहना, ये हमारे बड़े लोगों का कुछ गुण रहा है, जिसके चलते वो लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं। फिर हम आते हैं कि अगर हमारा लक्ष्य नहीं मिले, बदल जाए, तो हमको क्या करना चाहिए। हम डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो जब पहली बार मद्रास से बाहर निकले तो उनके सामने 2 एग्जाम थे, उन्होंने अपने जीवन में इसका वर्णन किया है। एक उन्होंने एयरफोर्स में पायलट का एग्जाम का फॉर्म भरा था, और दूसरा साइंटिस्ट के लिए। एयरफोर्स से वो इसलिए छंट गए कि उनकी हाइट नहीं थी, वहां हाइट के चलते छंट गए। साइंटिस्ट में तो हाइट की कोई बात नहीं थी, इसलिए उसमें वे सेलेक्ट हो गए। ये लिखते हैं कि उनको कष्ट हुआ, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था वो पायलट बनना चाहते हैं। और हम सबको पता है कि पायलट बनते तो कौन उनका नाम जानता, नौकरी करते, रिटायर करते, घर जाते। वो साइंटिस्ट बने। लिखते हैं कि जब मैं ये बन गया तो मैंने समझा कि बस यही मेरा जॉब है, हमको इसी को अपना चॉइस बना लेना है। और फिर उन्होंने खुशी खुशी उस काम को एक्सेप्ट किया, खुश रहे, इस काम को करते रहे। और सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर कलाम कहां से कहां तक पहुंचे। तो अगर हमारे चॉइस बदल जाए कभी, तो फिर हमको इस पे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब ये नकारात्मकता लेके अगर हम चलेंगे तो ना हम खुद सफल हो पाएंगे, और खास करके टीचिंग लाइन में तो हमारे विद्यार्थी कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। Why is the happiness of teachers so very important? अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि टीचर के लिए हैप्पीनेस इतना आवश्यक क्यों है। पहला, यू आर ए टीचर बाय चॉइस, हम अपने चॉइस से बने हैं, और इसका वर्णन कर ही चुका हूं कि अगर चॉइस नहीं हो तो हमको चॉइस में बदल लेना चाहिए। यू आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में आपका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। बच्चे अपने टीचर की बात सबसे ज्यादा मानते हैं, कहीं टकराव हो तो टीचर के लिए लड़ जाते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी बताए हैं वो सही होगा। तो आप हैप्पी नहीं होंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपके स्टूडेंट पर भी पड़ेगा। फॉर यू सक्सेस इज ए मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंटर्ड अंडर योर गाइडेंस। आप पथ प्रदर्शक हैं, उनका गाइडेंस करते हैं अपने बच्चों का, और आपका सक्सेस का पैमाना क्या है, उनकी क्वालिटी बढ़े, हमारे बच्चों की क्वालिटी बढ़े, यही हमारे सक्सेस का पैमाना है। ये हमारा पैमाना नहीं कि हमने कितना जमीन खरीदा, कितना घर बना लिया, क्या क्या कर लिया। हमारी क्वालिटी यही है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका क्वालिटी में हम कितना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। यू फोस्टर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉडन इमेजिनेशन एंड ऑफर इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितने सामाजिक दायित्व हैं उनके सबसे बड़े पोषक हम हैं, ये काम सबसे ज्यादा हमारे ऊपर है। ब्रॉडन इमेजिनेशन, हमारे आदर्श जो हो वो बड़े हों, इसके लिए क्या जरूरी है, इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट करना, उनके उत्साह को बढ़ाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम खुद ही खुश नहीं हो तो इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। बी थैंकफुल यू आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट ब्लिसफुल जनरेशन, इस बात के लिए हमेशा धन्यवाद दीजिए कि आप उस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं जो आज सबसे खुशहाल है। अगर हम याद करें, खुद हमको याद है कि गांव में जब स्कूल में जाते थे तो बहुत सारे बच्चे रोटी कपड़ा मकान के तंगी से जूझ रहे थे। वो रेगुलर स्कूल इसलिए नहीं आ पाते थे, खास करके कटनी बोनी के टाइम में अगर वो ऐसा नहीं करें, घर मदद नहीं करे तो पढ़ नहीं सकते थे। उनके पास पुस्तकें नहीं होती थी, कॉपियां नहीं होती थी, कपड़े का तो बात ही छोड़ी, कोई ड्रेस नहीं था सरकारी स्कूल में। तो उस जनरेशन से हम बहुत आगे हैं। हमारे बच्चे रोटी कपड़े के लिए आज मोहताज नहीं है, और इसलिए उनको हम ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। वो क्लास
करेंगे, ऐसा नहीं वो क्लास अपने मजबूरी में छोड़ेंगे, भोजन की व्यवस्था करनी है। तो हमको इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हम उस जनरेशन के साथ काम कर रहे हैं जो अब तक की सबसे खुशहाल जनरेशन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर स्टिल स्कूल गोइंग एंड फॉर एवर यंग। सबसे बड़ी बात कि आज आप भी स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग हमेशा यंग ही हैं, हम लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी खूबी है टीचर की। टीचर्स हैव द यूनिक, टीचर यूनिक होते हैं, उनकी समानता दूसरा नहीं कर सकता है। कारण क्या क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, हमको सिखाने की जिम्मेवारी मिली है, और ये काम टीचर के सिवा कोई नहीं दुनिया का शख्स कर सकता है जो अगली पीढ़ी को बना दे। वो वर्तमान को जितना सुधार ले, आगे बढ़ा दे, बर्बाद कर दें, लेकिन भविष्य को बनाना बिगाड़ना दोनों टीचर के हाथ में ही है, और इस काम को किसी भी जॉब वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यूनिक हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए सबसे ज्यादा बनती है। स्टूडेंट्स टू लव लर्निंग, और हमको स्टूडेंट को ऐसे तैयार करना है कि वो सीखने से प्यार करें, बोझ नहीं समझ के पढ़ाई करें। पढ़ाई वो करें तो प्रेम के साथ करें, उसमें खुद मन से लगे, पढ़ाई करिए, जवाबदेही हमारी बनती है। What you do each day will make a difference। हम प्रतिदिन जो करते हैं वो हमारे विद्यार्थियों में डिफरेंस साफ साफ दिखाता है। कल बच्चा क्या जानता था, आज कितना जानता है, और प्रतिदिन बदलाव लाने का कार्य टीचर के सिवाय दुनिया का कोई भी शख्स नहीं कर सकता है। So don't forget you are extraordinary, इसलिए मत भूलिए कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। हमारी समानता दूसरे किसी जॉब वाले नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। और एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इस मामले में, सुपर 30 के नाम से सभी लोग परिचित हैं, आनंद साहब से। उन्होंने शोषित वंचित बच्चों जो भोजन के मुहताज हैं उनको IITN बना देते हैं सबको लेकर के। क्या क्षमता है उनके पास, ये काम कोई नहीं कर सकता है। हमारे वैज्ञानिक नई चीज तो निकाल सकते हैं, विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस मामले में हम सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। What should a teacher to do keep herself himself happy? जब हम इतने इंपॉर्टेंस के हैं और हमारे लिए खुश रहना भी जरूरी है, तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम स्वयं को खुश रख सकते हैं? Remember that you are the greatest asset to your classroom and to your students। हमेशा याद रखिए कि आप सबसे बड़े एसेट हैं, सबसे बड़ी संपत्ति है अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्सों के बीच में। सारे एसेट भरे रहे, टीचर क्लास में नहीं हो तो कोई मायने मतलब नहीं है, आत्मा ही नहीं है वहां, वो शरीर मुर्दा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सबसे बड़ी संपत्ति है अपने क्लासरूम के और अपने टीचरों के बीच में। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग योर स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड लर्निंग। आपका काम है आसान बनाना, स्टूडेंट को ग्रोथ को और लर्निंग को सहज बनाना। यह हमारी जवाबदेही बनती है कि उसमें उनको इस तरह से पढ़ाएं कि सहज ढंग से इस काम को कर सकें। इट इज एन ऑसम प्रिविलेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारे लिए एक अद्भुत अवसर भी है और हमारी जवाबदेही भी बनती है। एंड इफ यू डोंट प्रोटेक्ट द एसेट, अगर आप इस एसेट को बचाते नहीं हैं, यानी एसेट मतलब हम खुद हैं, तो अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, योर स्टूडेंट विल बी इंपैक्टेड एज वेल, वो भी प्रभावित होंगे। हम अगर प्रभावित होते हैं किसी कारण से, तो हमारे स्टूडेंट भी प्रभावित होते हैं। इट इज नॉट ओनली ओके टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट इज नेसेसरी। इसलिए ऐसा नहीं कि हम अपने पर ध्यान देंगे, यह नेसेसरी है, निश्चित रूप से इस काम को हमको पूरा करना ही है। इसमें एक क्लासरूम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द टीचर इज। कोई भी क्लासरूम इस बात का पूर्णतया प्रतिबिंब होता है कि उसके टीचर कैसे हैं, और टीचर पर ही बच्चे कैसे बनेंगे यह पूर्णतया निर्भर करता है। इस मामले में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे महान ग्रंथ है रामायण और महाभारत। रामायण काल के श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ,
जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को सिखाया। और श्रेष्ठ गुरु में एक महाभारत काल में भी द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों को सिखाया। दोनों के शिष्य अपने काल के सर्वश्रेष्ठ थे, चाहे राम लक्ष्मण हो या पांडव कौरव हो, हर मामले में सर्वश्रेष्ठ ये थे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आप देखेंगे, कहते हैं कि राजगद्दी को गेंद में लाकर खेल रहे खिलाड़ी, ये उधर फिरा के बॉल फेंक रहे, उधर फेंक रहे, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। और द्रोणाचार्य के शिष्य क्या कर रहे हैं? लड़ मरे पूरे दुनिया को समाप्त करा दी अपने लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रोणाचार्य जब पढ़ाने गए, पहले से उनके दिमाग में था कि हमको राजा द्रुपद से बदला लेना है। वो हैप्पी नहीं थे, वो खोज रहे थे किसी को अपना बनाने के लिए। तो उनका जो ये रिफ्लेक्शन था कि बदला हमको लेना ही है, और पहला काम उन्होंने किया कि वही था गुरु दक्षिणा में पकड़ के लाओ। तो उनके शिष्यों में मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाया। वो बहुत महान रहे, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ रहे, लेकिन ये काम गुरु का जो रिफ्लेक्शन है उन पर पड़ा ही, और वो ये काम नहीं कर पाए। सेवन स्टेप फॉर्मूला ऑफ ए हैप्पी टीचर। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि टीचर के लिए हैप्पीनेस कितना आवश्यक है। अगर हम नहीं रहेंगे तो अगली पीढ़ी भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। तो इसके लिए 7 फॉर्मूलाज हैं जो हम कर सकते हैं या हमको करना चाहिए। पहला है यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिलीव इन योरसेल्फ, योर इनर स्ट्रेंथ। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, इस बात को हम लोग देख चुके हैं। हमको अपने पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति पर भी भरोसा रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को चेंज कर सकते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू योर कलीग। अपने सहयोगियों के साथ अपनी तुलना मत करिए। सारे गुण किसी एक आदमी में नहीं आ सकते हैं, इसलिए आपके सहयोगी आपके पूरक हैं, आपके कंपटीटर नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए सहयोगियों से कभी कंपटीशन मत कीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हम खुद नहीं पढ़ाते हैं, हम किसी का मास्टर हैं, दूसरे किसी विषय के मास्टर हैं। इसलिए सबके सहयोग से ही काम होता है, उनके बीच में कोई कंपटीशन का जगह नहीं होता है। ऑलवेज कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एंगेज योरसेल्फ इन पॉजिटिव टॉक। हमेशा सकारात्मक विचारधारा रखिए, और बात भी जब हम करें तो हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। हम निगेटिविटी, नकारात्मक की तरफ कभी नहीं जाएं। टेक टाइम टू योरसेल्फ, योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। अपने में समय दीजिए, और उसके साथ योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक विकास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि हमको स्टूडेंट्स को बताना है, हम नहीं रहेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, बी फैक्चुअल एंड रियलिस्टिक। हमेशा अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। जब आप बहुत ज्यादा कुछ पाल लेंगे एक बार में, तो आप रियलिटी से दूर चले जाएंगे, वास्तविक नहीं रह पाएगा, और कभी कभी तो हमारी महत्वाकांक्षा बहुतों के नाश के कारण बन जाती है। पुनः महाभारत काल में लौटे तो हम ये जानते हैं कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर एक ही पिता के लड़के थे, माताएं अलग अलग थी, और विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी के अधिकारी नहीं हुए। फिर भी उन्होंने कभी इसकी शिकायत नहीं की, और कौरव पांडव दोनों उनका पैर छूते थे, सारे लोग आदर करते थे, भीष्म पितामह के भी प्रिय थे। अगर वही एग्जाम्पल हम ले कर्ण का, बहुत बड़ा वीर था, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? दुनिया के लोग हमको सर्वश्रेष्ठ वीर माने, उसको मनवाना था। हम है इस पर नहीं संतोष था, माने। और उसके लिए क्या जरूरी था? अर्जुन को मारना, उस समय के महान धनुर्धर को मारना, ताकि हमको लोग माने, भले दुनिया रसातल में चली जाए इसके पीछे।
और उसने यही किया, और हमको लगता है कि महत्वाकांक्षा अगर कर्ण नहीं पाला होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। इसलिए हमको अपने एक्सपेक्टेशन को उतने रखना चाहिए जो रियल हो, उससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। Promise yourself to acquire a new skill and expand your scope of learning. हमेशा वादा कीजिए कि आप अपने स्किल को बढ़ाइएगा और लर्निंग स्किल को और विस्तृत करिएगा। संयोग से 2 साल के कोरोना काल में हम लोग बहुत कुछ ऐसे ही सीख चुके हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लास के बारे में जानते नहीं थे, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग किसी मजबूरी में सीख गए। ऐसा नहीं, हमारी आदत में होना चाहिए कि हम हमेशा अपने स्किल को बढ़ाते रहें और लर्निंग को आसान करते रहें। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस नॉट पोजेशंस। अपने समय को एक्सपीरियंस में लीजिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए काम कीजिए, न कि पोजेशंस, कब्जा के लिए नहीं कि हमने 2-4 मकान बना लिए, इतना जमीन खरीद लिए। अगर आप टीचर हैं तो आपका बनता है कि आप एक्सपीरियंस लीजिए और समय उसमें व्यतीत कीजिए। व्हाट इज ए हैप्पी क्लासरूम? अभी तक हम लोग हैप्पी टीचर पर चल रहे थे कि हम कैसे हैप्पी होंगे। अब आते हैं हैप्पी क्लासरूम पर। A happy classroom is a setting which addresses a child's academic, emotional and social needs. हैप्पी क्लासरूम हम किसे कहेंगे? तो हैप्पी क्लासरूम एक सेटिंग है, एक व्यवस्था है जहां हम बच्चों को संबोधित करते हैं। किस लिए? उनके एकेडमिक कैरियर के लिए, उनको इमोशनल और सोशल नीड्स के लिए। यानी टीचर का केवल ये काम नहीं है कि उनके सिलेबस को पूरा कर दे, एकेडमिकता को पूरा करे। बढ़ते बच्चों में बहुत सारे इमोशनल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको पूरा करना भी हमारा ही कर्तव्य होता है, वो पूरा भी करना हमारा ही काम है। और उनको इस तरह से तैयार करना कि वो आगे वाले सोशल नीड को पूरा कर सकें, वो सामाजिक बने, समाज के काम में आए, ये भी हमारा ही काम है। तो केवल देखने के लिए हमारा काम केवल टीचिंग है, ऐसा नहीं है। तो हैप्पी क्लासरूम वही है जहां हम उनके एकेडमिक कैरियर को भी देखें, उनके इमोशनल यानी जो उनको उत्सुकता है उसको भी शांत करें और उनको इस लायक तैयार करें कि वो आगे चल के सोशल नीड्स को भी पूरा कर सकें। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन स्पेंड ए ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर डे इन क्लासरूम एंड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग टू बी ट्रूली इफेक्टिव। स्कूल जाने वाले बच्चों का बहुत ज्यादा समय स्कूल में व्यतीत होता है, 5-6 घंटे तो बिताते हैं क्लास में, और इसके लिए जरूरी है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो हो वो वास्तविक हो, प्रभावकारी हो। इट इज इम्पोर्टेंट दैट क्लासरूम आर सेफ, हैप्पी एंड वेलकमिंग स्पेसेस। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा क्लासरूम सेफ हो, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वो नहीं समझे। हैप्पी एंड वेलकमिंग स्पेसेस, बच्चे हैप्पी हो और हर आने वाले स्पेसेस का, हर आने वाले नए विचारों का वो स्वागत कर सकें, इसमें उनको कोई हिचक नहीं हो। वे टू मेक ए हैप्पी वे टू मेक ए क्लासरूम हैप्पी। एक क्लासरूम को हम हैप्पी कैसे बना सकते हैं, ये आपकी भी सोचने की बात है, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि आप भी कुछ इस पर विचार करें कि हम क्लासरूम को कैसे हैप्पी बना सकते हैं, हम क्या क्या करेंगे। कुछ विचार है मेरे अपने, ध्यान देंगे कि हैप्पी क्लासरूम के लिए जरूरी है कि हैप्पी टीचर हो, पहला चीज। दूसरा, प्रेज स्टूडेंट्स, बच्चों का हम प्रशंसा करें, न कि हर बात में उनको डांटते रहें। नो स्टूडेंट्स, हम अपने बच्चों के बारे में जानें। गिव चॉइस, अगर बच्चे किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तो उनको 2-4 चॉइस दें, कुछ सुनने की स्वतंत्रता दें ताकि वो आ सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उनको स्वतंत्रता दें। नहीं तो अक्सर क्या होता है, कोई बच्चा खड़ा हुआ बोलने, अगर उसने गलत बोलना शुरू किया तो हम लोग तुरंत डांट, बैठ गधा कहीं कैसे पढ़ने आता है। तो ऐसा नहीं, उसकी बात सुने फिर उसमें समझाएं कि भाई तुम क्या गलती कर रहे हो।
एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटी दे उनको करने के लिए ताकि वो व्यस्त रह सकें। फन, कभी कभी उनका मनोरंजन भी करें। गिव ब्रेक, पढ़ने के बीच में उनको थोड़ा ब्रेक भी दें। डेकोरेटिव क्लासरूम, क्लासरूम सजा हुआ हो। हम घर को भी डेकोरेट करते हैं क्योंकि डेकोरेशन जहाँ रहता है हमारे मन को शांति देता है, और क्लासरूम डेकोरेटेड होगा तभी बच्चे का भी मन प्रसन्न रहेगा, हम भी प्रसन्न रहेंगे। जॉयफुल लर्निंग, हम सिखाएं इस तरह से उनको कि वो हंसी खुशी के माहौल में हो, बोझ बड़े माहौल में नहीं हो। गेम, कभी कभी उनको हम गेम का भी मौका दें। स्टोरी टेलिंग, कहानी के द्वारा भी हम उनको बैटरी डाउन, कहानी के द्वारा भी उनको समझाया जा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग, बैटरी से जब भी हम क्लास में जाएं तो हम पहले से प्लान करके जाएं, यानी हम जो पढ़ाने जाएं उसका प्लान हमारे पास पहले से होना चाहिए ताकि हम बच्चों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब किसी विद्यालय के मेरे सामने की एक घटना है, बच्चे कुछ पूछते थे तो गुरुजी कहते थे कि ठीक है बता। अब 2-4 दिन के बाद एक बच्चा कोई खड़ा होकर पूछता, तब तक दूसरा था अच्छा गुरुजी कल बताएंगे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए गुरुजी के पास। बच्चे ने आज पूछा, हम कहे कि कल बताएंगे। इसीलिए हमको हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। जो हमको पढ़ाना, सब्जेक्ट पढ़ाना हो, हमको तैयार रहना चाहिए। प्ले वे मेथड, खेल खेल में पढ़ाई, खास करके छोटे क्लासेस के लिए तो बहुत जरूरी होता है कि हम उनको खेल खेल में पढ़ाएं। और स्टोरी टेलिंग की अभी बात आई तो विष्णु शर्मा के नाम से हम लोग परिचित हैं। उन्होंने पंचतंत्र लिखा और राजा के जो बच्चे के नाम नहीं भागते थे, उन्होंने बिना आने आए हैं कहानी सुना कर सबको विद्वान बना दिया और वो पढ़ने इंटरेस्टेड हो गए। तो ये है कि हम इसके द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। As you every is different, so one technique will not is followed. जैसा कि हम जानते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए किसी भी एक टेक्निक का उपयोग करके ये पूर्ण नहीं होता है कि हम केवल एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करें और सारे बच्चे हमारे पढ़ लें। बीच में एक बड़ी फेमस पिक्चर आई थी बच्चों के नाम पर, तारे जमी पे, सब उससे परिचित होंगे। तरीका बताया गया कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हर जगह हम एक ही मेथड का उपयोग कर सकें, यह इससे काम नहीं चल सकता है क्लासरूम में। To explore happiness, you need to know the students. अगर हैप्पीनेस को हमको जानना है तो हमको बच्चों के बारे में खोज करनी होगी कि हम कैसे लाएंगे, अन्वेषण करना होगा कि ये कैसे पूरा होगा। इसके लिए हमको करना क्या होगा? बिल्ड द रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट, उनके साथ रिश्ता बनाना होगा, उनको विश्वास में लाना होगा। नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी मजबूतियों और कमजोरियों दोनों को जानना होगा। कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, दूसरे में नहीं हो सकते हैं, हमको इसकी जानकारी रखनी होगी। ऑलवेज अप्रिशिएट, प्रेज एंड सेलिब्रेट, हम हमेशा उनकी प्रशंसा करें, उनको बढ़ावा दें, और अगर वो सफल होते हैं तो उनके साथ साथ सेलिब्रेट भी करें, उनमें शामिल भी होंगे खुशी में हम। इनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, और पॉजिटिव बिहेवियर को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए, जो भी सही काम हो उसको बढ़ावा देना चाहिए। करेक्ट देम व्हेन दे आर रॉन्ग, और जब वो गलत हो तो हम उनको रोकें भी टोकें भी। लेकिन हम कैसे रोकें, अब इसी बात पर कल ही हम लोग घर में चर्चा कर रहे थे। या इत्तेफाक करिए हम इस पर गर्व महसूस करते हैं कि मेरे घर का कोई आदमी पीढ़ी से कम नहीं हो, चाहे लेडीज से हो चाहे जेंट्स हो। तो इसलिए चर्चा बच्चों के साथ लेकर किसी से हम लोग कर सकते हैं। कल एक यही बात आई, तो करेक्ट देम व्हेन दे आर रॉन्ग, तो बच्चों का भी अपना अनुभव था। उन लोगों ने ये कहा कि करेक्ट करने में हम क्या करते हैं, हमने किसी से पूछा कुछ, उसने नहीं बताया या वो बना के नहीं लाया,
हम क्या कहते हैं, अरे तू तो कल भी नहीं लाया था ना, परसों भी नहीं लाया था, पिछले हफ्ता भी नहीं दिखाया था तुम हमेशा गधा है, तुम पढ़ ही नहीं सकता है। अब वो इतना बार हम उसको बोलते हैं कि सच में समझने लगता है कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। ये कहता है करेक्ट देम दे आर रॉन्ग, करेक्ट कीजिए लेकिन पीछे मत जाइए, उसको वहीं से करेक्ट कीजिए, ये बताइए कि नहीं बना ऐसे होगा। अब आप पीछे उसका पूरा उठाइएगा तो इतना डिस्करेज हो जाएगा कि बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग भरतराज का, जो बच्चा पढ़ नहीं सका, गुरुजी ने कहा कि भाई आ जाओ तुम पढ़ नहीं सकते हो। उसने कुएं में देखा और रस्सी के निशान को देखकर उसके दिमाग में बात आई, वो फिर पढ़ने गया, गुरुजी ने उसको पुनः मौका दिया। अगर गुरुजी उसको भगा देते कि जा तू तो गधा है, तुम तो 2 साल में नहीं पढ़ा, क्या पढ़ेगा, तो फिर वो बच्चा भरतराज आगे नहीं बढ़ता था। और वो लघु सिद्धांत जो हमारे बीच संस्कृत की बड़ी पुस्तिका है हमारे बीच नहीं आती। इसीलिए हमको बच्चों के बैक में नहीं जाना चाहिए, जिस दिन से है उस दिन हमको सुधार करना चाहिए। एक और विचार आया था कल हम लोग के डिस्कशन के बीच में, बच्चों ने ही कहा कि पहले हम लोग ओलंपिक में कोई नहीं जीत पाते थे, बहुत पहले हम लोग हॉकी में जीत लेते थे, नहीं लोग ओलंपिक बिल्कुल खाली जाता था भारत का। कुछ दिनों से हम लोग कुछ न कुछ ला रहे हैं ओलंपिक में भी, और इसका पूरा कारण, पूरा श्रेय मेरे बच्चों के हिसाब से, हम तो इसमें जानते भी नहीं थे कुछ, उसने कहा कि आजकल हम लोग विदेशी कोच को हायर कर रहे हैं। वैसे तो मैं प्रथम रूप से खिलाफ हूं कि जो काम देश में हो विदेश से क्यों, लेकिन उन्होंने कहा कि विदेशी कोच में क्या यही अंतर है, वो वहां से शुरू करता है, तुम में ये कमी है, इसको इतना पूरा कर लोगे तो बन जाओगे। हमारे कोच क्या करते हैं, अरे तू तो पिछले साल भी फेल कर गया था वहां, तुझसे होगा ही। तो ये बातें उनको निगेटिव जाती हैं। तो यही बात होती है कि अब वो तैयार करता है कोच, इतना पूरा कर लो भैया तुम आ जाओगे, हाँ थोड़ा सा कमी है इसको और पूरा करो। तो हमको बच्चों के बीच में उनके करेक्ट करने के लिए रॉन्गनेस को हमेशा ये तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, बात बात में उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए। नो व्हाट एंड हाउ दे लर्न, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों और कैसे पढ़ते हैं, यानी उनके पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आजकल तो शायद नहीं हो, लेकिन हम लोग पढ़ते थे गांव में, बहुत बच्चों का उद्देश्य होता था कि उनका विवाह हो जाए इसीलिए वो पढ़ने आते थे, कैसे कैसे डिग्री लेते थे। तो इसलिए हम जानेंगे तो ऐसे बच्चों पर फोकस कर पाएंगे जिनका एम है आगे बढ़ना। तो इसलिए जानना जरूरी है कि वो कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अलाउ स्टूडेंट्स टू गेट सोशल, हमको सोशल वर्कर ही उनको बनाना है, सामाजिक आदमी बने। इसलिए हम क्लास में हमेशा डांट के एक दूसरे से अलग नहीं रखें, उनको आपस में वार्ता का मौका भी हमको देना चाहिए ताकि वो सोशल बन सकें। If these principles you can follow regularly and make it habit, you will see difference. अगर इन बातों को हम अपनी आदत बना लें, यानी प्रतिदिन के कामों में शामिल कर लें, तो हम बच्चों के बीच में डिफरेंस को साफ साफ दे सकते हैं। और डिफरेंसेस क्या होंगे? स्टूडेंट्स मस्ट फील सेफ, विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और जब वो क्लास में सुरक्षित महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट फील वैल्यूड, वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे, समझेंगे कि हम भी कुछ है, गुरुजी